दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम सर क्लासेस में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग अगस्त माह का सेकेंड वीक का करंट अफेयर देखने वाले हैं। दोस्तों आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं इस वीक का यानी कि सेकेंड वीक का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर आप प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह और जो करंट में जो घटनाएं चल रही हैं उसके क्विज भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा और वहाँ भी प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, मातृ वन पहल किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत यह शुरू किया गया है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। यह परियोजना जो है हरियाणा के गुरुग्राम के जो पर्वतमाला है अरावली, उसमें फैली हुई यह परियोजना। इसका जो उद्घाटन है वो रिसेंट में जो वन महोत्सव 2025 हुआ था उसके अवसर पर यह इसका उद्घाटन किया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री जो अभी हैं भूपेंद्र यादव वो किए थे और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। इस परियोजना और इस अरावली पर्वत में फैला कौन कौन सा वृक्ष जो कि महत्वपूर्ण है? तो बड़ यानी बरगद का पेड़, पीपल है, नीम है, ढाक है, धौक है, खैरी है और देसी और अरावली विशिष्ट पौधे को लगाया गया है। दोस्तों ये जो वन है उसमें बहुत सारे देसी पौधे को लगाया जा रहा है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आसपास के जितने भी लोग हैं या तो टूरिस्ट हो या तो वहाँ के लोग हैं उनको इससे फायदा मिलेगा, ठीक है, फायदा होगा, ठीक है। यह पहल प्रधानमंत्री मिशन लाइफ कार्बन उत्सर्जन में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला एआई यानी क्या बोल रहा है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र किस गांव में शुरू किया गया है? दोस्तों अब आंगनबाड़ी में भी एआई का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? वर्ड धामना। कहाँ पे? वर्ड धामना कहाँ पे है दोस्तों? ये तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में वर्धामना गांव में भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र शुरुआत किया गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। तो ये एआई सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र में पहली जो पहल है वह शुरुआत किया गया है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र के कहा? नागपुर जिले के बड़धामना गांव में, ठीक है। पहली बार एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। यह परियोजना का मिशन है बाल भरारी का हिस्सा है। क्या है? क्या बोल रहा है? यह परियोजना का मिशन है बाल भरारी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों प्रारंभिक बाल शिक्षा को तकनीक सक्षम बनाना, तकनीकी रूप से सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। दोस्तों और क्या बोल रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र में एआई डैशबोर्ड और वीआर डैश सेंटर का इस्तेमाल किया गया है इसमें आंगनबाड़ी में। और क्या बोल रहा है, महाराष्ट्र सरकार नागपुर जिले में 40 और एआई सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की योजना पर काम कर रहा है। ये तो पहला है और 40 और भी जो आंगनबाड़ियां हैं उनमें एआई टेक्नोलॉजी उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया और वो जल्द ही पूरा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो किस स्थान पे? कहाँ पे? कांडला में। कहाँ पे? कांडला में। याद रखिएगा कहाँ पे? तो दोस्तों कांडला में। ये कांडला कहाँ पे है दोस्तों? तो गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। यह संयंत्र दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण द्वारा गुजरात के कांडला बंदरगाह पर स्थापित किया गया है, ठीक है। दोस्तों हरित हाइड्रोजन संयंत्र का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो बंदरगाह संचालन को ऊर्जा देना है, ठीक है। क्या करना है? बंदरगाह जो संचालन है उसको ऊर्जा देने का लक्ष्य रखा गया है। इस कारण से यह शुरुआत किया गया है। यह परियोजना मेक इन इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है, ठीक है। ये किसके तहत कार्य कर रहा है? तो मेक इन इंडिया के तहत कार्य कर रहा है, जो स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देता है। यह स्वदेशी रूप से, पूर्ण स्वदेशी रूप से ये कार्य करेगा, जो कि स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा भी मिलेगा, ठीक है।
इस परियोजना में समुद्री परिवहन और बंदरगाह संचालन में कार्बन उत्सर्जन जितना होता है वो कम होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है, भारत का पहला राज्य कौन सा है। क्या बोल रहा है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए सेबेटिकल लीव स्कीम लागू किया है। क्या बोल रहा है, सेबेटिकल लीव स्कीम लागू किया है। तो कौन सा राज्य स्टार्ट किया है दोस्तों, तो ये सिक्किम। कौन, सिक्किम। तो इसके अंतर्गत क्या होने वाला है, तो दोस्तों इस योजना के तहत जो कर्मचारी लोग हैं उन्हें 365 से 1080 दिनों तक लंबी छुट्टी मिल सकती है। क्या बोल रहा है, कौन सा स्कीम के तहत, तो सेविटिकल लीव स्कीम के तहत एक जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी रहेगा उसे 365 से लेकर के 1080 दिनों तक लंबी छुट्टी मिल सकती है। ठीक है, छुट्टी के दौरान दोस्तों क्या है, कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 50% हिस्सा, मतलब जितना वेतन मिल रहा है उससे 50% छुट्टी के दौरान भी उसको भुगतान किया जाएगा। ठीक है, इस योजना के अनुसार कर्मचारी को वरिष्ठता और सेवा का निरंतरता प्रभावित नहीं होगी। मतलब जो उसके वरिष्ठ है, मतलब जो उनका सर्विस रिकॉर्ड है उसमें कोई प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, उसका अधिकार दिया जाएगा यह दोस्तों। और क्या बोल रहा है, यानी छुट्टी के दौरान भी उसकी सेवा जारी मानी जाएगी। कहाँ पे है, तो ये सबसे बढ़िया पहल स्टार्ट करा जा रहा है सिक्किम सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है चेस ई स्पोर्ट। क्या बोल रहा है, चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। दोस्तों आप लोग थंबनेल में ही आप लोग देख रहे होंगे जिस खिलाड़ी का नाम जो जो खिलाड़ी को थंबनेल में मेंशन किया है वो रिसेंट में ही ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। उसका क्या नाम है, तो दोस्तों उसका नाम है मैग्नस कार्लसन। क्या नाम है, मैग्नस कार्लसन। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। स्थानीय निवासी कहाँ का है, तो नॉर्वे का है। कौन, मैग्नस कार्लस जो है स्थानीय निवासी कहाँ का है, नॉर्वे का है। ये जो चेस वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, रियाद सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है, सऊदी अरब में हुआ था। सऊदी अरब की जो राजधानी है, ठीक है, कौन है, रियाद, याद रखिएगा इसको। उन्होंने किस टीम को हराया था, तो फंक्शन को, क्यों वो उन्होंने टीम फंक्शन को अली रेजा फिरोजा को निर्णायक अंदाज में हराते हुए खिताब अपना नाम किया था। ठीक है, जो दूसरे जो प्रतिद्वंदी कौन थे, तो अली रेजा फिरोजा को हरा करके ये खिताब जीता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है दोस्तों, जगुआर लैंड रोवर JLR के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में जगुआर लैंड रोवर जो है उनके नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो पीबी बालाजी को। किसे, पीबी बालाजी को जगुआर लैंड रोवर के सीईओ के रूप में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में चयन किया गया है। दोस्तों इसके बारे में और जानते हैं। पीबी बालाजी जो है 17 नवंबर 2025 से जे जगुआर लैंड रोवर के सीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यानी 17 नवंबर 2025 के बाद से इनको कार्य पद मिलेगा। ठीक है, इसके पहले जो अभी कार्यरत है एड्रिनल मार्डेल है। ठीक है, कौन है, अभी रिसेंट में कौन है जगुआर के सीईओ, तो एड्रियन मार्डेल है, जो कि 35 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ठीक है, 35 साल ये अपना सेवा दिए, उसके बाद ये रिटायर होने, उसके जगह पे जगुआर लैंड रोवर के जो सीईओ होंगे कौन होंगे, पीवी बालाजी। ठीक है दोस्तों, पीवी बालाजी वर्तमान में टाटा मोटर ग्रुप के CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। ये भी याद रखिएगा अभी कि जब ये पदभार संभाल लेंगे तो ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो पीवी बालाजी है इसके पहले किस जगह पे कार्यरत थे, तो CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे टाटा मोटर्स में कार्यरत थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत और ब्राजील के बीच जैव ईंधन सहयोग का कौन सा उदाहरण सही है। तो रिसेंट में ये हुआ था भारत और ब्राजील के बीच में कुछ सहयोग के बात करी गई थी। उसके तहत एक नया उदाहरण सामने आया, वो क्या है, चीनी से एथेनॉल और सेकेंड जनरेशन जैव ईंधनों पर संयुक्त अनुसंधान करना इसका जो मेन उदाहरण है। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों जानते हैं हम लोग।
भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान गठबंधन शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य है जैव ईंधनों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। क्या बोल रहा है? जैव जो ईंधन है उसे वैश्विक स्तर पे मतलब ग्लोबल रूप से बढ़ावा देना है। भारत ने 2025 तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय किया है। क्या किया है? 2025 पूरा कंप्लीट होने तक 20% एथेनॉल जो है वो मिश्रित करने का लक्ष्य रखा है। किसमें? पेट्रोल में। इससे क्या होगा कि कार्बन की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है, जिससे प्रदूषण नहीं होगा, है ना। जैव ईंधन जीवाश्म ईंधनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस दुर्लभ रक्त समूह की हाल ही में पहचान की गई है जो कि विश्व का सबसे दुर्लभ माना जा रहा है? दोस्तों रिसेंट में ही जैसे ए बी ग्रुप होता है, ओ ग्रुप होता है ब्लड का, उसी तरह से एक नया रक्त समूह का खोज किया गया है, जिससे क्या है कि अ, एक नया पहचान मिला है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा क्रीब, CRIB। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। भारत में क्रीब यानी क्रोमर रिलेटेड इंडियन ब्लड ग्रुप की पहचान की गई है, ठीक है, जो अब तक अज्ञात सबसे दुर्लभ रक्त समूह में से एक है। यानी कि जितने भी अभी तक ब्लड ग्रुप की खोज की गई है उसमें से उससे कई अलग मतलब डिफरेंट टाइप की रक्त समूह पाई गई है। यह कहाँ पे मिली है? तो दोस्तों यह दुर्लभ रक्त समूह बेंगलुरु की एक 38 वर्षीय महिला में पाया गया है, ठीक है। और यह खोज जो है यूके यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों के सहयोग से हुआ है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक नया रक्त समूह की खोज हुई है। अभी तक तो इतने सालों से जो रक्त समूह एक ही चला आ रहा था, ए बी ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव करके ही, नेगेटिव करके ही आ रहा था। लेकिन एक नया खोज जो आया है क्रीब करके, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये किसके सहयोग से हुआ है? तो यूके के वैज्ञानिकों के सहयोग से, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट है मिजोरम की सोरांग तक, जो बोल रहा है मिजोरम के सोरांग तक हाल ही में पूरा हुआ रेलवे ट्रैक किस प्रमुख शहर के पास स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों आइजोल में। कहाँ तक? आइजोल तक, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। भारत रेलवे ने 51.38 किलोमीटर लंबा नया ट्रैक बनाकर सोरोंग यानी मिजोरम तक रेलवे लाइन पहुंचाई है, जो अब राजधानी आइजोल के करीब है, ठीक है। दोस्तों मिजोरम में सिर्फ 1.5 किलोमीटर गेज ट्रैक था और परियोजना में 48 सुरंगें हैं और 142 पुल बनाए गए हैं इस परियोजना के अंतर्गत, ठीक है। याद रखिएगा। यह रेल संपर्क भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिणी पूर्वी एशिया से संपर्क और सीतवे पोर्ट जो कि म्यांमार में है के माल आवाजाही में सुगम बनाएगा, यानी कि आसानी होगा इस ट्रैक से, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, है ना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या बोल रहा है? सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जिसको पता होगा ना दोस्तों आंसर, तो पक्का आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चेनाब। कहाँ? चेनाब में, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। भारत की 6 दशक पुरानी सावरकोट जल विद्युत परियोजना को पुनर्जीवित किया गया है, यानी कि 6 साल पहले यह बंद कर दिया गया था, जो कि अभी फिर से पुनः स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि पहले सिंधु जल संधि के कारण रुकी हुई थी। इसका कारण रोकने का क्या था? तो जो सिंधु जल संधि थी उसके कारण यह रोक दिया गया था। यह परियोजना कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चेनाब नदी पर स्थित है, जो कि पश्चिमी नदी और पहले पाकिस्तान को आवंटित है, यानी पहले पाकिस्तान को मिला हुआ था ये, ठीक है। सावलकोट परियोजना का उत्पादन जो है दोस्तों 1856 मेगावाट का है। जो सावरकोट परियोजना का जो उत्पादन क्षमता है वह 1856 मेगावाट का है, जो कि जम्मू कश्मीर की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना मानी गई है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने गगनयान कार्यक्रम के तहत 10 दिवसीय अंतरिक्ष मिशन सिमुलेशन कहाँ शुरू किया है? तो ये दोस्तों कहाँ पे शुरू किया है? तो
लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में शुरू किया है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। जो ये सिमुलेशन भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है मानव को अंतरिक्ष में भेजना है। क्या है? मानव को अंतरिक्ष में भेजना है, इसका लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, सिमुलेशन लद्दाख के उच्च हिमालयी क्षेत्र में 14,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा मिशन का उद्देश्य है ऊंचाई, अलगाव और अत्यधिक ठंड के मानव शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभाव जो बनाता है उसका अध्ययन करना। ठीक है, सिमुलेशन भविष्य का अंतरिक्ष यात्राओं के लिए चिकित्सा, मनोविज्ञानी और तकनीक डेटा प्रदान करेगा। ये बहुत बड़ा पहल है जो स्टार्ट किया गया गगन यान कार्यक्रम, जो कि क्या होगा कि जब अंतरिक्ष में लोग जाएगा तो उसके लिए चिकित्सा, मनोविज्ञानी यानी कि मानसिक रूप से क्या है कि नहीं है, स्वास्थ्य है या फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, तो इस चीज को डेटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पहल है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा यह शुरू किया गया है ना। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और फिलीपींस के बीच हाल ही में कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो टोटल कितने ज्ञापनों पे? तो दोस्तों 9 पे। कितने? 9 पे। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। यह समझौता दोनों देशों के कूटनीति और संबंधों को 75 वर्ष की वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है। 75 वर्ष के वर्षगांठ पर। ठीक है, यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर की उपस्थिति में हुई है। ठीक है, यह समझौता दो देशों के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बीच, एक फर्डिनांड मार्कोस जो कि फिलीपींस के राष्ट्रपति उनके, और प्रधानमंत्री जो कि भारत के हैं वो उनके बीच में यह समझौता हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के किस गांव में बादल फटने से अचानक बाढ़ आई? दोस्तों, आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में कंटिन्यू हमेशा तो बाढ़ आते ही रहती है ना, उत्तरकाशी में। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धराली में। कहाँ पे? धराली में। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। 5 अगस्त दोस्तों 2025 को उत्तरकाशी जिले में धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में बादल फटा, जिसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुई है। ये घटना हुई है। ठीक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक। क्या बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उनका निधन हो गया। वो कब हुआ है दोस्तों? तो 5 अगस्त 2025 को। कब? 5 अगस्त 2025 को हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। जो सत्यपाल मलिक थे वो 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में 79 वर्ष यानी 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया उनका। ठीक है दोस्तों, अगस्त 2018 की अक्टूबर 2019 तक क्या बोल रहा है कि अगस्त 2018 से लेकर के अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल रहे थे वो। ठीक है, अंतिम राज्यपाल रहे थे। दोस्तों, उनके कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया था। ठीक है, क्या बोल रहा है कि उन्हीं के कार्यकाल के दौरान, किनके? सत्यपाल मलिक के कार्यकाल में ही आर्टिकल 370 हटाया गया था। ठीक है, और ये 2019 5 अगस्त 2019 याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया था। ठीक है, ये इतिहास का सबसे बड़ा समझिए तो एक दिन था भारत के लिए। सत्यपाल मलिक जो है वो और भी राज्य में राज्यपाल रह चुके हैं, जैसे गोवा, मेघालय और बिहार में। ठीक है, जो मेघालय में तो अक्टूबर 2022 तक रहे और बिहार में 2017 में कुछ समय के लिए रहे थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, श्योक गांव में बनने वाले लद्दाख का पहला बॉटनिकल गार्डन कितने हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये टोटल 10 हेक्टेयर पे बनाया जा रहा है। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। क्या है? यह परियोजना पूर्वी लद्दाख के श्योक गांव में गलवान घाटी के मार्ग पर स्थित है। ठीक है, यह परियोजना, ठीक है, यह लद्दाख का पहला बॉटनिकल गार्डन बनेगा, जो गलवान घाटी मार्ग पर होने के कारण यह इको टूरिज्म और बैटल फील्ड टूरिज्म का हिस्सा बनेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। परियोजना को 2029 तक पूरा करने के लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, निजुत मोयना 2.0। क्या बोल रहा है? निजुत
मोइना 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना और बाल विवाह को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने हाल ही में ये योजना का शुरुआत किया है, निजुत मोइना का। ठीक है, असम में 2026 तक बाल विवाह समाप्त करने का और लड़कियों को शिक्षा में बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा है। दोस्तों 4 साल से अधिक लड़कियों को लाभ देने का लक्ष्य है। दोस्तों शिक्षा स्तर का अनुसार 1000 से 2500 प्रति माह देने का भी लक्ष्य रखा है। किसको? तो लड़कियों को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में मौद्रिक नीति समिति, ठीक है, बैठक में रेपो दर, जो रेपो दर है कितनी रखी गई है? तो कितनी रखी गई है दोस्तों? तो यह 5.50 यानी कि 5.50% रखी गई है। ठीक है, एमपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025 में डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ मरीन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है? डायरेक्टर जनरल ऑफ मरीन एडमिनिस्ट्रेशन इसका नया नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है आईसीएमआर साइन का पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों क्या है? छात्रों को बायोमेडिकल रिसर्च में करियर हेतु प्रेरित करना। ठीक है, साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोरर। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। आईसीएमआर साइन का उद्देश्य है कक्षा 9 से 12 के छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा जगाना और उन्हें बायोमेडिकल रिसर्च की ओर आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, इस कार्यक्रम में छात्रों को व्यवसायिक अनुभव देने के लिए इंटरैक्टिव गेम, प्रयोगशाला और उसके दौरान वैज्ञानिकों के प्रत्यक्ष बातचीत का अवसर मिलेगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे सुविधाएं दिए जाएंगे प्रैक्टिकली तौर पे इस उद्देश्य से। ठीक है, यह पहल प्रोफेसर वी रामलिंगन स्वामी को सम्मानित करती है। ठीक है, यह जो पहल है वो जो प्रोफेसर वी रामलिंगन स्वामी है उनको सम्मानित तौर पे ये उद्देश्य पहल को स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, यह आयोजन जो है कि प्रधानमंत्री की वन डे एज अ साइंटिस्ट के आह्वान को प्रेरित करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगस्त 2025 में आरबीआई ने अपने रिटेल डायरेक्टर प्लेटफॉर्म पर कौन सी दो नई सुविधाएं शुरू की है? तो दो कौन सी नई सुविधाएं हैं? तो एसआईपी और ऑटो बीडिंग का, एसआईपी और ऑटो बीडिंग का सुविधा प्रदान किया है, जिसमें क्या बोल रहा है कि आरबीआई द्वारा यह रिटेल डायरेक्टर प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। ये जो एसआईपी है, ट्रेजरी बिल के लिए एसआईपी प्रारंभ किया है। इसमें क्या होगा कि यह सुविधा निवेशकों को टी बिल्ड और प्राथमिक नीलामी में व्यवस्थित रूप से निवेश करने और पुनः निवेश करने की अनुमति देगा, जिससे निवेश प्रक्रिया स्वचालित रूप से चल पाएगा। क्या बोल रहा है कि एसआईपी जो स्टार्ट होगा वो अपने स्तर से चलाने के लिए ये ट्रेजरी बिल लागू कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? ऑटो बिल्डिंग। इसमें क्या होगा? यह सुविधा देगा कि निवेशक अपनी पसंदीदा राशि, जितने भी अपना राशि स्वेच्छा से सुरक्षा के लिए एक बार बोली लगा सकता है और प्लेटफॉर्म स्वचालित रूप से अपने उनकी ओर से बोली लगाएगा, जिससे समय और प्रयास की बचत होगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में हाल ही में किस खनिज समूह का खोज किया गया है? तो किस खनिज का खोज किया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, निकल, तांबा, प्लेटिनम के एक ग्रुप तत्व का खोज किया गया है। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। यह खोज छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना तहसील के भालू कोना जामनादीही ब्लॉक में हुई है। ठीक है दोस्तों, अजीब नाम है लेकिन इसको याद रखिएगा। यह खनिज हरित ऊर्जा और हाईटेक उद्योगों के लिए आवश्यक है। क्या है? यह खनिज जो हरित ऊर्जा और हाईटेक उद्योगों के लिए आवश्यक है।
विशेष रूप से बैटरी निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक और उपकरणों और वाहन प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए है। ठीक है। प्रारंभिक अन्वेषण में 700 मीटर लंबा खनिज कृति जोन मिला हुआ है। कितना? 700 मीटर लंबा है, मतलब एरिया बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसमें यह मिला हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों सल्फाइड खनिजीकरण लगभग 300 मीटर गहराई तक फैला हुआ है। 300 मीटर यानी बहुत होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा खनिज का भंडार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबाक यानो के माउंट किलिमंजारो अभियान को किसने हरी झंडी दिखाई है? क्या बोल रहा है? कबाक यानो माउंट किलिमंजारो अभियान को किसने हरी झंडी दिखाया? तो राज्यपाल केटी परनायक। किसने? राज्यपाल केटी परनायक ने। दोस्तों कबाक यानो अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्वतरोही है। कौन है? कबाक यानो जो है अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्वतरोही हैं। कबाक यानो पहले माउंट एवरेस्ट पर भी फतह हासिल कर चुकी हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटरी पोर्टल किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है? क्या बोल रहा है कि नोटरी पोर्टल किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है? तो नोटरी अधिनियम 1952 और नोटरी नियम 1956 के तहत यह लॉन्च किया गया है। ठीक है, नोटरी अधिनियम 1952 और नोटरी अधिनियम 1956 के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाएं पहले अधिकांश नोटरी समय लेने वाली पेपर प्रक्रिया पर आधारित थी। ठीक है, इसमें क्या है कि आवेदन, पात्रता जांच, प्रमाण पत्र जारी करना, नवीकरणीय आदि देरी और प्रशासनिक बहुत ज्यादा होता था। इसका कारण था इसको लॉन्च करने का। और भी है कि जनता और नोटरी दोनों के लिए पारदर्शिता और सुगमता की कमी थी उस समय। तो इसका जो मेन उद्देश्य है, तो क्या होगा इसमें लॉन्च करने के बाद, तो सेवाओं को फेसलेस, बिना प्रत्यक्ष मुलाकात, पेपरलेस, पारदर्शिता और कुशल बनाना है। ठीक है दोस्तों, और भी क्या है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति नोटरियों और प्राधिकरण के बीच एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। सभी प्रक्रिया जो होंगे, आवेदन, पत्रता सत्यापन जो कि केवाईसी जिसको बोलते हैं हम लोग, डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करना, नवीकरण और कार्य क्षेत्र का बदलाव और वार्षिक प्रतिवेदन जमा करना एक पोर्टल में संभव होगा, यानी बनाया जाएगा। इसमें और भी है, देरी, फिजिकल विजिट और कागजी कार्य को कम कर देगा, यानी कि सब ऑनलाइन ही होगा ये। ठीक है, कौन सा? नोटरी पोर्टल के तहत। और ये किस अधिनियम के तहत लागू किया गया? तो 1952 और 1956 के तहत। दोस्तों इसी के साथ आज का जो जितने भी क्वेश्चन यानी कि 23 क्वेश्चन थे वो आज समाप्त होते हैं। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है वो टोटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों पिछले सप्ताह में जितने भी घटनाएं घटी हैं उनका निचोड़ है ये। दोस्तों यदि आप लोग इनको 2 या 3 बार अगर आप लोग बिना स्किप करे देखते हैं तो ये आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको रिवाइज करना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको क्वेश्चन के द्वारा टेलीग्राम में जरूर रिवाइज करवाया जाएगा। और एक एंड ऑफ मंथ में एक रिवीजन का क्लास होगा जिसमें ये सब टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा समय समय से। और कंटिन्यू जो आपको हिस्ट्री में जो शॉर्ट्स मिल रहे हैं उसको आप पक्का देखिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।